मंजिलें आसान न थी, गिरते रहे संभलते रहे, और कुछ ऐसे चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और मेरी इस पूरी जर्नी में ये एक आवश्यकता ही थी जो मुझे लगा कि एक समय पर ज़रूरी है। कि जागरूकता तो अपनी जगह है एक, मगर हम जिस जागरूकता की बात कर रहे थे, उस जागरूकता में हम जागरूक कर रहे थे प्लास्टिक नैपकिन के बारे में। तो ये अपने आप में एक आई ओपनिंग मेरे लिए एक समय था, जब मुझे ये पता चला। वहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठकें हुई और उन्होंने बताया कि प्लास्टिक नैपकिन इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लगा है जागरूकता की वजह से, जिसकी वजह से एक लैंडफिल पूरी तरह से प्रॉपर ब्लॉक हो रहा है। वहाँ पर बारिश जब होती है तो वो लैंडफिल के अंदर से जो भी गंदगी होती है वो पानी में मिल रही है। आसपास के लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जिसके बारे में वहाँ पर रिसर्च चल रहा था और वो भी एक ट्रैवल शूट के बारे में था। और उस समय समझ में आया कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं, हम सभी प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस समय सुरक्षा। मतलब लड़की चाहे गाँव की हो चाहे शहर की हो, उस समय उसको सुरक्षित महसूस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ये जो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे थे, वो कहीं न कहीं नंबर में कम थे। तो और इसका भी मेरे पास एक रिसर्च है कि सर्वाइकल कैंसर किस तरह से बढ़ रहा है, उसमें सैनिटरी नैपकिन भी एक कारण है। महिला हर एक महिला की अगर मैं पूरे जीवन काल की बात करूँ, तो वो 10,000 से ज़्यादा बार माहवारी से गुजरती है और उस दौरान अगर उसने प्लास्टिक नैपकिन इस्तेमाल किया है, तो वो प्लास्टिक उसके शरीर में कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मंजिलें आसान न थी, गिरते रहे संभलते रहे, और कुछ ऐसे चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पांडे एक बार फिर आपका एस भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारत से प्लास्टिक जैसा साइलेंट किलर मिटाने के लिए उसके बजाय लोगों को एक इको फ्रेंडली माहौल देने के लिए, उनके ज़िंदगी में सुरक्षा लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर रही एक शख्सियत है। उनसे आज हम आपको मिलाएंगे। तो हमारे बीच में एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षा श्रुति शर्मा जी हैं, जो कि प्लास्टिक फ्री इंडिया मुहिम के अंतर्गत काम कर रही हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रुति शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला अपना सवाल यही रहेगा कि आपने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के जरिए प्लास्टिक फ्री इंडिया मुहिम छेड़ी हुई है। क्या इसकी वजह रही, कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई, कब आपको इसकी प्रेरणा हुई? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है हम्म, और मेरी इस पूरी जर्नी में ये एक आवश्यकता ही थी जो मुझे लगा कि एक समय पर ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि मैंने पिछले 18-19 सालों से मैं लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गाँव में, रूरल एरियाज़ में जाकर हम लोग उनके लिए काम कर रहे थे। हम्म, और उस समय पर मुझे यूनिसेफ के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें एमएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत मुझे ऐसे इलाकों में जाने का मौका मिला, ऐसे ग्रामीण और इतने ज़्यादा पिछड़े इलाके आप बोल सकते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा हम्म, उनके लिए बहुत बड़ी लग्ज़री थी। हम्म, और ऐसे में सैनिटरी नैपकिन के बारे में उनका जानना और समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको हम लोगों ने एज़ अ टीम इसको लिया और समझा कि वहाँ पर उनके लिए ये कितनी लग्ज़री चीज़ है। हम्म, और सैनिटरी नैपकिन एक महिला के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आती है, मगर इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। और उस समय जागरूकता की इतनी कमी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने जागरूकता का प्रण लिया पहले तो, क्योंकि जो एक शहरी महिला या लड़की को जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, हम्म, उसके अलावा एक ग्रामीण महिला और लड़की को भी
उतना ही हक है, ये समझ में आया। और उसके बाद हम लोगों को इस दौरान, इस जागरूकता के दौरान ही समझ में आया कि हम लोग इंदौर में काम कर रहे थे और इंदौर में उसी साल पहली बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया था। और तभी मालूम चला कि जागरूकता तो अपनी जगह है एक, मगर हम जिस जागरूकता की बात कर रहे थे, उस जागरूकता में हम जागरूक कर रहे थे प्लास्टिक नैपकिन के बारे में। तो ये अपने आप में एक आई ओपनिंग मेरे लिए एक समय था, जब मुझे ये पता चला। वहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठकें हुई और उन्होंने ये बताया कि प्लास्टिक नैपकिन इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लगा है जागरूकता की वजह से, जिसकी वजह से एक लैंडफिल पूरी तरह से प्रॉपर ब्लॉक हो रहा है। वहाँ पर बारिश जब होती है तो वो लैंडफिल के अंदर से जो भी गंदगी होती है वो पानी में मिल रही है। आसपास के लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जिसके बारे में वहाँ पर रिसर्च चल रहा था और वो भी एक ट्रैवल शूट के बारे में था। और उस समय समझ में आया कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं, हम सभी प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खोज का विषय बना और उस खोज में बायोडिग्रेडेबल नैपकिन पर आकर मेरी ये खोज पूरी हुई। बेसिकली आपने कहा कि प्लास्टिक के नैपकिन्स जो आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्लास्टिक के नैपकिन के बजाय बायोडिग्रेडेबल नैपकिन जब आप खोज कर लें तो शायद एक कंपनियां भी कर सकती थे, क्या वो ऐसा क्या हुआ जो देखिए, नहीं? बात ये है कि भारत हमारा विकसितशील देश है। ऐसे में यहाँ पर ज़रूरी सुविधाओं तक, जब ज़रूरी सुविधाएं लोगों तक पहुँचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में हम लोगों ने फिर लेख लिखे, पीएम ऑफिस में भी हम लोगों ने कई बार लेटर लिखे और इस बारे में हम लोगों ने जागरूकता, इस बारे में भी जागरूकता के बारे में हम लोगों ने बात करी। मगर उस समय सरकार ने भी स्टेप लिया और जैसा कि आप जानते होंगे, जन सुविधा केंद्र में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए, जो कि काफ़ी सस्ते हैं। तो यहाँ तक तो ये इस मुहिम ने अपना ट्रैक पकड़ा हुआ था। मगर जब मुझे फिर से एक रिसर्च का मौका मिला कि अब बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन वहाँ पर रूरल एरियाज में दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके लड़कियों ने उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया, लड़कियाँ इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। उस रिसर्च का हिस्सा बनने पर मुझे महसूस हुआ कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस समय सुरक्षा। मतलब लड़की चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, उस समय उसको सुरक्षित महसूस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ये जो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं नंबर में कम थे। तो लड़कियां वापस अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस पे आ रही थी, यानी कि वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी या फिर प्लास्टिक नैपकिन इस्तेमाल कर रही थी। इसमें हमारी एक और चुनौती आई कि अगर मैं महिलाओं और लड़कियों को ये बोल रही हूँ कि आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन यूज़ करिए, जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और पूरी दुनिया के लिए अच्छे हैं, तो वहाँ पर क्या हम उनको उनके बजट के लिए भी अच्छे नैपकिन उपलब्ध करा सकते थे? तो वहाँ पर हम लोगों ने मेरी दूसरी जंग शुरू हुई कि हम लोगों ने इसको सस्टेनेबल बनाने की बात करी, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नैपकिन आम नैपकिन से महंगे हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगी 4 से 5 गुना महंगे हैं। तो उसको सस्ते नैपकिन बनाकर, सस्ते नैपकिन वहाँ तक पहुँचाना मेरे लिए एक नई चुनौती सामने आई। एक सवाल और भी इसमें आ रहा है कि सस्ते नैपकिन की जो बात हो रही है, बायोडिग्रेडेबल नैपकिन की जो भी हमने जानकारी हासिल की है, तो उसकी कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा। जी। ऐसी स्थिति में आपने बहुत काम किया हुआ ग्रामीण महिलाओं के साथ में, तमाम ऐसी महिलाएं आपने देखी होंगी जो कि एक सामान्य 10, 20, 30 रुपए का भी खर्च नहीं कर सकने में सक्षम हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन उनको कैसे मिल पाएगा? देखिए, हम लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया था। इसको हम लोगों ने पहले अपने एक रिसर्च का हिस्सा बनाया, क्योंकि अगर लड़कियों के लिए उस समय सुरक्षा महसूस करा नहीं सकते हैं, तो वो किसी भी और चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं पसंद करेंगी। तो ये एक महिला होते हुए मेरे हिसाब से भी यही एक सबसे बड़ा तथ्य होता है माहवारी के दौरान।
तो उस दौरान हम लोगों ने इस बात को जब समझा कि बायोडिग्रेडेबल नैपकिन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो सुरक्षित भी होने चाहिए, यानी कि वो महिलाओं के उस समय की समस्या को पूरी तरह से हल करने वाले होने चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार के से बात करी और इस पर हम लोगों ने सीएसआर पर काम किया। सीएसआर में हम लोगों ने पहले कुछ हिस्सा वहाँ का लिया था, जो कि आदिवासी क्षेत्र था। आदिवासी क्षेत्र में हम लोगों को रिसर्च करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी महिलाएँ। मगर जब हमने उनको प्लास्टिक नैपकिन के बजाय उन्हीं पैसों में, जितने पैसों में वो प्लास्टिक नैपकिन खरीद रही थी, उन्हीं पैसों में हमने सिर्फ उनसे एक जागरूकता के तौर पर उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आप इसको इस्तेमाल करिए, जो कि आपकी धरती माँ के लिए भी अच्छा है। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और आपको मैं ये बात बताऊँ कि मैं अपनी अपनी सफलता इसी बात से मानती हूँ कि वहाँ की वो अशिक्षित महिलाएं या लड़कियाँ आज भी मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मैडम बायोडिग्रेडेबल नैपकिन ही यहाँ भेजिएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक लाइफ चैलेंजिंग चीज़ थी कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगा कि मैंने किया। वहाँ पर वहीं से ही मेरा स्टार्ट हुआ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सस्ते नैपकिन अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अच्छे हैं और भी कई तरीके से महिलाओं में होने वाली जो समस्याएं होती हैं, मोस्टली सर्वाइकल कैंसर, प्लास्टिक नैपकिन की वजह से उन दिनों में महिलाओं को बहुत तरीके की परेशानी होती है, इरिटेशन है या प्लास्टिक तो आप भी जानते हैं कि पर्यावरण के लिए कितना तो नुकसानदेह। तो सभी जब एंगल से। शरीर में है वो उस समय, और वो 3-4 दिन महिलाओं के बहुत ही सेंसिटिव दिन होते हैं, उस समय अगर प्लास्टिक नैपकिन हमारे शरीर के संपर्क में है 24 घंटे, तो वो कितनी तरीके की समस्याएं उत्पन्न कर रहा होगा। और इसका भी मेरे पास एक रिसर्च है कि सर्वाइकल कैंसर किस तरह से बढ़ रहा है, उसमें सैनिटरी नैपकिन भी एक कारण है। तो हम लोग इस पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया कि आप अच्छे और सस्ते नैपकिन्स के साथ अपने जीवन को आगे लेकर जाएं, जिसमें महिला हर एक महिला की अगर मैं पूरे जीवन काल की बात करूं तो वो 10,000 से ज़्यादा बार माहवारी से गुजरती है, और उस दौरान अगर उसने प्लास्टिक नैपकिन इस्तेमाल किया है तो वो प्लास्टिक उसके शरीर में कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अभी हमारा सवाल वहीं पर है, कुछ लोगों से बातचीत इस संबंध में हुई, तो ये क्वेश्चन उनका भी है कि एक तरफ हमारा मुहिम चल रही है कि लोग बायोडिग्रेडेबल नैपकिन इस्तेमाल करें, हम्म। और दूसरी तरफ इसकी जो कीमत है वो ऐसी तो अभी है ही है कि उससे एक बहुत ही कम आय वाली महिला है, जो बिल्कुल जिसके पास आय है ही नहीं। अभी भी आपने काम किया होगा तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों के पास में पैसे ही नहीं इतने कि वो 50 रुपये 100 रुपये खर्च कर जी सकें। जी। तो ऐसे लोगों को कैसे हम अप्रोच कर पाएँ, कैसे उन तक पहुँच पाएँगे? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोग कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संपर्क में रहते हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी हम लोग लगातार मीटिंग्स करते हैं। और हमारी जो ये मुहिम है, इसमें हम लोग चाहते यही हैं कि सरकार इस बात को समझे और सस्ते और अच्छे नैपकिन्स उन महिलाओं, उन लड़कियों तक भी पहुँचाए जो हमारे देश के हर कोने में हैं। तो यहाँ तक के लिए हमारी जंग बहुत आसान तो नहीं है, मुझे भी पता है। मगर हाँ, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ अच्छे लोग, कुछ राजनीतिक नेता हम लोगों के साथ आए और इस समस्या को उन्होंने समझा है और उन्होंने हाथ लगाया है, सपोर्ट किया है हम लोगों को। और कई जगहों पर अभी हम लोग बहुत ही सस्ते, मतलब जितने में वो अफोर्ड कर सकती हैं उतने रुपए में हम लोग वो उपलब्ध करा रहे हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन को अगर गूगल करेंगे तो अभी आपको कई सारे और ब्रांड नज़र आ जाएंगे जो कि 200-250 रुपए के हैं। तो हम लोगों का नैपकिन, जो एक नॉर्मल लड़की 40-45 रुपए का नैपकिन खरीद रही है, बिल्कुल उसी के आसपास है, जिससे कि वो स्विच करे केवल। हम सिर्फ उनको, हाँ, हम उनको सिर्फ स्विच करने को कह रहे हैं। जब उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस नैपकिन को इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगता है और उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव आते हैं, तो वो अपने आप ही गलत चीज़ को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उपलब्धता भी बहुत कम है। अगर हम बायोडिग्रेडेबल नैपकिन की बात करें
तो आप अपने आसपास अपने मेडिकल स्टोर में आप जाके कहीं पे भी देख लीजिए, किसी जनरल स्टोर में देख लीजिए, वहां पे बायोडिग्रेडेबल नैपकिन आपको नहीं मिलेगा, मगर प्लास्टिक नैपकिन बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ना जागरूकता है, ना लोग मांग रहे हैं, ना लोग बेच रहे हैं। तो हम लोग उसकी एक कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम वही अपना काम कर रहे हैं जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, इस बारे में बात करें और लोगों को उपलब्धता के कारण बताएं। हम लोग उन्हीं महिलाओं को, जिन महिलाओं को हम लोग इसमें जागरूक कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं को वहां पर उपलब्धता के लिए भी खड़ा करते हैं, जिससे कि उनको स्वरोजगार के भी मौके मिलते हैं। एक सवाल और आ रहा है कि जहाँ पर ये बात आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गई कि इसकी आवश्यकता क्या है, जी इसके माध्यम से क्या बदल सकता है, ऐसी स्थिति में जो कंपनियां ऑलरेडी इसका सल्यूशन लेकर आई होंगी जी शुरुआती दौर में, आज क्या उनको ये समझ नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल की आवश्यकता है? देखिए, और फिर समझ। एक सवाल नंबर 2 इसी में उठना कि जी अगर समझ है तो क्या ऐसी स्थिति में जब आप लगभग उसी मूल्य के इर्द गिर्द बायोडिग्रेडेबल दे सकती हैं, तो क्या वो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास इसका जो है और अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इस मांग हाँ, को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं, पुराने टाइम से काम कर रही हैं और उनकी जिस तरीके से नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। तो हम वहाँ पर कहीं पे भी शायद स्टैंड भी नहीं करते हैं। पर इन कंपनियों के साथ भी है, सब कुछ कमर्शलाइज़ है। हर चीज़ पैसे से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी है, ऊपर से लेके नीचे तक का जो चैनल है, वो जितना भी बड़ा है, सब में कहीं न कहीं पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पर गुणवत्ता के ऊपर काम होना बहुत मुश्किल है और उनकी ऑलरेडी डिमांड है। तो मुझे लगता है, और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि कई बड़े ब्रांड हैं, जिन्होंने बायोडिग्रेडेबल पे काम करना शुरू भी कर दिया है। मगर वही बात है कि जैसे मैंने बोला ना, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, स्थायी स्तर पे बनाए रखने के लिए बीच के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कमीशन को काटना पड़ेगा, तभी वो सस्ता पहुँच पाएगा लोगों तक। तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम लोग सीधे यूज़र तक पहुँचे और उनको एक अच्छा नैपकिन दें, और बीच में जितना भी मार्केटिंग का खर्चा है या जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं, वो खर्चा उठा के हम उस महिला को दें जो अपने ही क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को इस चीज़ के प्रति जागरूक कर रही है। वो थोड़ा सा आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके की पूरी प्रक्रिया है, कैसे आप वहाँ तक पहुँच रही हैं, कैसे महिलाओं तक सीधा पहुँच पा रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम क्या है आजकल? देखिए, हम लोग वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास भी कोई भी मार्जिन नहीं रखते हैं। हम लोग सीएसआर के थ्रू जब काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कुछ इतनी महिलाएं, मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात कर रहे हैं, तो कम से कम 200-300 महिलाएं ऐसी हों जिन्हें हम स्वरोजगार भी उपलब्ध करा सकें, जो महिलाओं और लड़कियों के बीच में जाके उनको ये जागरूक भी कर सकें, और उसके अलावा उनके थ्रू और लड़कियां जागरूक हो सके। तो अभी क्योंकि ये हमारा इनिशियल, उत्तर प्रदेश में ये इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए हम लोग इसमें 6 महीने के, हर डिस्ट्रिक्ट में 6-6 महीने के हम लोग एक सीएसआर के थ्रू ये काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को पूरी तरह से स्टेब्लिशमेंट, जो हमारे साथ इस जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, उन सभी लोगों को 100% एस्टेब्लिशमेंट पे ला रहे हैं कि उन्हें ये काम 6 महीने तक करना है, और वो 6 महीने के बाद उन महिलाओं को हम लोग उसके बीच में कई और योजनाओं से, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनसे जोड़कर हम उनको, उनके लिए एक डिजिटल दुकान खोलकर देते हैं। उसके अलावा यही महिलाएं वहाँ के क्षेत्र की, आसपास की महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करती हैं इस विषय में, और उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण तक का जो एक पूरा सेगमेंट है, मतलब आप ये सैनिटरी नैपकिन ऐसा है कि इसे आप जब कोई महिला इस्तेमाल करती है, तो उसको कम से कम 6 महीने का समय चाहिए अपने शारीरिक बदलाव को देखने के लिए, चेंजेस को, क्योंकि ये कोई टैबलेट नहीं है। जो इसको इस्तेमाल करने का 6 महीने का जो समय होता है, उस समय तक वो महिला इसको मोटिवेट रखती है और उसी का कमीशन इसको मिलता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से बांध रखा है कि जब हमारे पास यूज़र भी समस्या, जब वो समस्या से बाहर आता है, हमारे पास न जाने कितने ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि उसमें महिलाएं खुद इस नैपकिन की डिमांड करती हैं। तो जब वो इससे बाहर आता है, तो वो हमारे साथ
हमेशा जुड़ा रहता है। और उसमें जुड़ाव हमारे लिए कौन है? वो पवित्रा संगनिया है जो वहाँ पर गांव में इस क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और हम इन्हें सीधे इनका कमीशन इनके पैसे पहुंचा देते हैं और इसी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो ये आप एक तरह बायोडिग्रेडेबल नैपकिन में आप पैसे कमा नहीं रही हैं, आप केवल लोगों को चैनल बना के मदद कर रही हैं। और दूसरी तरफ क्या कुछ मतलब इसके माध्यम से आपको कुछ चुनाव लड़ने का कुछ प्लानिंग है या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैंने अगर किसी चीज़ को अपने जीवन का, मेरा शायद ये लक्ष्य यही बोल सकते हैं आप कि मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य यही है कि अगर मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकती हूँ तो उसको पूरी तरह से पॉल्यूशन से बचाने के लिए काम कर सकती हूँ। मैं अपने घर में भी बहुत छोटे-छोटे से प्रयास करती रहती हूँ कि हमारे हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है ये प्रदत्त नहीं है। और मैं सभी को ये बात बोलना चाहूँगी कि जो भी कुछ हमें मिल रहा है अभी, जैसे लगता है कि हवा फ्री में मिल रही है तो उसका इस्तेमाल कर लो, धूप फ्री में मिल रही है, पानी फ्री में मिल रहा है, ज़मीन फ्री की है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति कुछ भी यूँ ही नहीं देती है, आपको हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना और करना पड़ता है, वरना उसकी कीमत कोरोना जैसे जो अपवाद हैं हम लोगों के सामने दिखते ही हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में हमें, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं अपनी धरती माँ के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ और थोड़ा-सा भी प्लास्टिक अगर मैं कम कर पा रही हूँ, तो मेरा जीवन सार्थक है। एक सवाल और आता है कि दो तरीके के लोग देखे गए हैं। एक वो होते हैं जो दूसरों के प्रति कुछ करने के लिए उनका दिल बहुत बड़ा होता है, और एक वो होते हैं जिनको ज़्यादातर अपने से ही मतलब होता है। ऐसी स्थिति में आप दूसरे कैटेगरी के हैं, आपको दूसरों के प्रति काम करने में अच्छा लगता है, उनके लिए उनके चेहरे पे हंसी लाना अच्छा लगता है, उनके जीवन को बदलने में खुशी मिलती है। क्या महसूस करती है, वो फीलिंग क्या होती है? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से आप अगर किसी को रोज़गार चाहिए था तो आप जाके उसको रोज़गार की तरफ लेके चली गई। कोई असुरक्षा में जी रही थी, आप उसको बदल ले गई। जी। तो उस समय की फीलिंग क्या होती? बस फीलिंग ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है और मैं बस उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकती हूँ। मेरे लिए खुशी का मतलब यही है कि अगर किसी के जीवन में बदलाव आया है, यानी कि मेरे प्रयास सार्थक हुए हैं, जो कि ईश्वर ने दिखाया रास्ता है उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। तो बस मेरा यहीं पर ही मैं उतनी ही खुश हो जाती हूँ अगर कोई छोटी-सी बच्ची भी आके मुझे कहती है कि हाँ, आपके नैपकिन से मुझे ये फ़ायदा हुआ या दर्द कम हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। यही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी, और इसको आप मेरे जीवन का लक्ष्य दोनों कह सकते हैं। इसके अलावा आप सिलाई, कढ़ाई जी। और अन्य प्रशिक्षण भी देते हैं? जी, हम लोग सिलाई कढ़ाई, मतलब हमारा, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी सोशल सेक्टर में, तब ये बाय चांस नहीं था, ये मेरी चॉइस थी। शुरू से ही, क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल में रही हूँ, जहाँ पर मेरी माताजी भी सोशल वर्क से जुड़ी रही हैं और उनको मैं जब देखती थी कि वो जो अपना काम कर रही थी, उसके अलावा जब वो समाज में कहीं भी खड़ी होती थी ना, तो लोग जिस रिस्पेक्ट से उनके सामने झुकते थे और वो जैसे डेडिकेटली रात में भी अगर किसी ने फ़ोन कर दिया कि ये दिक्कत है आप आ जाइए, तो मैं उनको देख के ना बहुत इंस्पायर रहती थी कि मुझे अगर कुछ करना है जीवन में तो मैं यही करूँगी। तो मैंने अपना एमबीए कंप्लीट करने के बावजूद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चुना, क्योंकि मुझे लोगों के जीवन में बदलाव लाना था। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी मम्मी की ही मुहिम मुहिम थी, जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं नहीं तो फिर कौन करेगा। तो इस मुहिम को मैंने बस अपने हाथ में ले लिया और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि आपने एमबीए किया हुआ था, जी, तो एमबीए और ये आपका जो समाज सेवा है, ये जी, दोनों अलग चीज़ है। एमबीए शायद ज़्यादातर लोग जो बड़े-बड़े संस्थानों में जी, जी, और नौकरी करना पसंद करते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। जी। वो तो आपको यहाँ मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं है। ये जीवन का बहुत बड़ा या मिल रहा है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा बुरी चीज़ है, मैं पैसे को लेकर बहुत पॉज़िटिव हूँ और अगर मैं कहीं पर समाज में किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो वो
कहीं ना कहीं पैसों की वजह से ही कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर आप खुद सुदृढ़ नहीं होंगे, मैं हर लड़की हर महिला से यही बोलती हूँ, क्योंकि कई बार मैं जब फील्ड में जाती हूँ तो कई मुझे लोग ये बात बोलते हैं कि आप तो सोशल वर्क कर रही हैं, तो आप पैसे की बात क्यों कर रही हैं? अरे भाई, बिना पैसे के तो जीवन ही नहीं चलता है। तो भगवान ने बनाया इसीलिए, ये पूरा का पूरा सर्कल ही यही है कि हम कहीं ना कहीं किसी के लिए कहीं खर्च कर रहे हैं, और उसको आगे उसके जीवन के बदलाव के लिए अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक सही दिशा है। और यही यही तरीका है। तो पैसा अच्छी चीज है, पैसों का रोटेशन अच्छी चीज है, और मैं ये करती हूँ। और मैं अपने साथ आने वाली हर महिला, हर लड़की को इस बारे में अवेयर करती हूँ कि अपने हाथ पैरों पे के दम पे ही आगे आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप खुद एस्टेब्लिश नहीं हैं तो आप कभी भी किसी दूसरे का सहारा नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ा मुझे भी लगता है कि मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा यही एक गाइडलाइन मिली है मुझे भी, कि मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ी हूँ कि मैंने कभी भी सोशल वर्क करने के लिए भी ना घर से पैसे मांगे और ना किसी और के सामने हाथ फैलाए। मैंने अपनी टीम के लिए खुद पैसे कमाए और उनको आगे बढ़ाया। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था, विजन बिल्कुल क्लियर था, और मुझे पता था परेशानियां जरूर आएंगी, मगर ये भी पता था कि हम रुकेंगे नहीं। अभी परेशानी और रुकेंगे नहीं, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके। तो अभी जो आपने टोटल जो आपकी यात्रा अब तक गुजरी है, जी। उस यात्रा को ध्यान में रखते हुए हम अगर अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है, तो अब तक आपने क्या सीखा? देखिए, मैंने ये सीखा है अपनी पूरी यात्रा से कि आप जब किसी भी चीज को ठान लेते हैं तो आपके सामने रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ। पहले मुझे जब तक जानकारी नहीं थी, मगर तब भी मैं इसकी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि फैन रही हूँ। और मैं अपने साथ जिस तरीके से मेरे जीवन ने बदलाव लिया, जिस तरीके से मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाया गया, तो मैं यही कहूँगी कि कोई ना कोई एक सुपर पावर, एक शक्ति मेरे साथ रही और जिसने मुझे रास्ता दिखाया। तो मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि अगर आप दृढ़ हैं, अपने आपने जो फैसले लिए हैं वो अगर सही हैं, तो आपके जीवन में चैलेंजेस चाहे जितने आए, मगर आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और वही मैंने हमेशा अपने जिंदगी में देखा। मैंने हमेशा आगे बढ़ी, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हम मुझे मिला जो शायद आप ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी मैं बिल्कुल ही उदास हो जाती थी कि मुझे मुझे इतने एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण थी जिसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मेरा अनुभव यही है कि अगर कुछ ठाना है और वो सही है, तो उसको लेकर निकल पड़ो और चल पड़ो। कहीं न कहीं रास्ते आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। सही गलत से एक बात और याद आ गई कि अ, अधिकतम कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे सही लगता है। जी। जब कोई कार्य करता है तो उसे सही ही लगता है। तो ये कैसे क्लियर किया जाए कि क्या सही है और क्या गलत? ये आपको अपने आत्मबल से समझ में आता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि हर व्यक्ति के अंदर सही और गलत की समझ अपने आप होती है। चालाकी और ईमानदारी हम सबके अंदर होती है। हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, वो एक टूल भी है। चालाकी देखा जाए तो चाणक्य ने नीति भी समझाई है, तो एक तरीके से वो टूल भी है, मगर उसे कहाँ इस्तेमाल करना है, इसकी समझ आपको अपने संस्कारों से मिलती है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर पले बड़े हैं, आपको शुरू से शिक्षा किस चीज की दी गई है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये चाणक्य नीति और जो टूल कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, अगर आप सभी को बताएं तो थोड़ा सही रहेगा। नहीं, ये तो सबके सबके जीवन में अपना अपना अनुभव होता है। उसके उस अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने फैसले लेता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक और चीज़ है कि अभी हमने तो आपसे यात्रा के बारे में पूछा तो आपने बताया कि कैसे क्या आपने सीखा। अब अगला सवाल ये है कि जहाँ पर आप पहुँच चुकी हैं, आगे इस मुहिम को किस तरीके से देख रही हैं और इसको जिस भी स्तर पे आपको ले जाना है, क्या आपका मिशन है उसको लेकर? देखिए, मैं चाहती हूँ जो भी कुछ मैंने अभी तक अपने रिसर्च किए या अनुभवों से पाया या टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास, उन चीज़ों के साथ कुछ
और लोग हमारे साथ जुड़े। जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, ये मुहिम उतनी ही बड़ी होगी। और सरकार को किसी भी बदलाव को लाने के लिए एक तेज आवाज की भी जरूरत है और मुट्ठी भर ताकत की भी जरूरत है। वो मुट्ठी बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो इस बात को समझें, जरूरत को समझें। क्योंकि ये जो प्लास्टिक नैपकिन का खतरा है, ये जो कचरा है, ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये, आपको ये पता ही नहीं है कि 200 सालों तक ये कचरा एक ही जगह पर रहने वाला है। अब अगर हमारी सरकारें काम कर रही हैं पर्यावरण पर, प्रदूषण पर, तो इस तरफ अभी तक सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? मैं उन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। चाहे वो बड़ी कंपनियां आए, चाहे हमारे साथ स्वयंसेवी संस्थाएं आए, और इसको तो पूरे भारत में अप्लाई होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिसे अगर, क्योंकि भारत में इन चीज़ों को बदलाव लाने में भी बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल के बाद ये जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से ये जो कचरा है ना, ये मल्टीपल हो रहा है। और ये बायोकेमिकल वेस्ट है जिसके ऊपर अभी लोगों का ध्यान नहीं है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित आ रही हूँ सस्ते और सस्टेनेबल सैनिटरी नैपकिन गांव की हर लड़की तक पहुंचे, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, उनका हक है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह हर महिला के लिए सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन उन तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम का हिस्सा अगर बनते हैं तो हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक और चीज़ है कि इतनी सारी आप बात कर रही हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे लगता है कि एक जो अच्छी कीमत का सैनिटरी नैपकिन होता है उससे यूज करने वाली जो कैटेगरी है, वो मेरी हम्म। जिज्ञासा है आपसे जानने का काम हम्म। आपने किया है, वो लगभग सभी शिक्षित लोग हैं। पेइंग हम्म। कैपेसिटी भी लगभग अच्छी है। जी। तो क्या ये सब लोग जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको तत्काल इसको बदल लेने की ज़रूरत नहीं, या ये इस खतरे से अनजान है, या इस खतरे को वो चुनौतीपूर्ण सामना करना चाहते हैं, या इन्हें लगता है कि ये बात झूठी है, ये खतरा ही नहीं? नहीं, देखिए, मेरा मेरा अभी तक का जो अनुभव है, अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं खुद प्लास्टिक यूज़र रही, मुझे भी नहीं पता था। तो जब जानकारी ही नहीं है तो किसी को कैसे पता कि वो ये इस्तेमाल करे या वो इस्तेमाल करे, नहीं पता है ना। तो उनके हिसाब से तो वो सही कर रही हैं, कपड़ा ना इस्तेमाल करके प्लास्टिक नैपकिन इस्तेमाल कर रही हैं। मगर उन्हें नहीं पता है कि वो रैप करके जो डस्टबिन में फेंक देती हैं, वो डस्टबिन में नहीं, हमारी पृथ्वी को गंदा कर रहा है, भूमि को गंदा कर रहा है। अब ये जानकारी देने वाला कोई होना चाहिए, कड़ी यहीं पर टूट रही है। तो और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही एलीट जगहों पर मीटिंग्स करती हूँ, या फिर बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में जब मैं मीटिंग करती हूँ, तो मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होता है कि आप कौन सा सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हैं। तो वो जो हमें बताते हैं, जो बाजार में उपलब्ध नैपकिन है, उसका भी अच्छे से अच्छा वाली रेंज बताते हैं। मैं जब उन्हें ये बताती हूँ कि वो नुकसानदेह हैं, या फिर मैं उनको ये दिखाकर बताती हूँ जब, कि देखिए ये नैपकिन है जो कि सुरक्षित है आपके लिए और ये प्लास्टिक है, तो वो तुरंत तैयार हो जाती हैं कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। और उपलब्धता की जो कड़ी है ना, वो कमज़ोर है अभी। उसको हमें, उस नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमारी ये जागरूकता के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने-अपने क्षेत्रों में करने लगें, तो मुझे लगता है बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा। क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत भी है, समझ भी है। पढ़े-लिखे लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ है, मगर उपलब्धता की जानकारी नहीं है, इसकी वजह से ये दिक्कत है। बहुत सारी हमारी आपकी बात हो गई मिशन से संबंधित। आपका अगला आगे का मिशन क्या है? हम ये चाहेंगे आप एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से, अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहती हैं, आप किसी को जोड़ने के लिए इस मुहिम में कुछ बात कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने आस-पास, पहली बात तो माहवारी को किसी भी तरीके की छुआ-छूत वाली भावना से दूर रखा जाए। घर के अंदर लड़कियां अपनी बहन, माता या अपनी पत्नी से इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। जैसे हम लोग हर तरीके के विषयों पर आराम से बात करते हैं, उसी तरह से इसको भी एक कंफर्टेबल टॉक के अंदर लेकर आना चाहिए।
उसके अलावा इस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और हमारे साथ अगर वो मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, और हम अपने समाज को पर्यावरण से को सुरक्षित कर सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, और आसपास की सभी महिलाओं और लड़कियों को हम लोग सर्वाइकल कैंसर के खतरे से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में आज श्रुति शर्मा जी ने प्लास्टिक की जो नैपकिन है उसके जरिए क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है और आगे पड़ सकता है इसके बारे में बताया। जहाँ तक हमारी बातचीत के दरमियान मुझे जो समझ में आया, तो इसका आपका कहने का सिर्फ एक मतलब है कि अगर इसी तरीके से प्लास्टिक नैपकिन के यूजेस बढ़ते रहें तो एक समय दूर नहीं है कि जगह जगह पे हम लोगों को प्लास्टिक के पहाड़ खड़े मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्लास्टिक बायोकेमिकल से मिली जुली हाँ। होती है जिसका नुकसान पर्यावरण को बहुत हो सकता है। तो सबसे पहले जो लोग पर्यावरण के प्रेमी हैं, जो लोग समाज को कोई नई दिशा देना चाहते हैं, उन सबका ये कर्तव्य है कि लोग बायोडिग्रेडेबल नैपकिन की तरफ बढ़ें। और श्रुति जी की जो मुहिम है, मुझे लगता है कि इसको सामाजिक दृष्टि से देखें या पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देखें या प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से देखें, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसको सभी का कर्तव्य है कि आगे बढ़ाएं, वरना वो दिन दूर नहीं कि एक तरफ हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि साइलेंट किलर ये जो प्लास्टिक है हमें कब कहाँ पर पीछे कर गई है। तो इनकी मुहिम को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। आज मैंने अनुभव सीखा में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को प्लास्टिक का क्या नुकसान है और बायोडिग्रेडेबल नैपकिन के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।